students, this is the next part of chapter number 3 human reproduction. In this we will be discussing about fertilization in mammals. तो हम fertilization in mammals को starting से steps देखने वाले हैं. See, हमने ये देखा है कि भाई sperm कैसे form होता है, eggs कैसे form होता है, but this is very important that how does the sperm enters inside the female genital tract. How does it enters inside the female genital tract? Female genital tract में किस तरीके से enter करता है sperm, ओवा को किस तरीके से fertilization करता है, ये बहुत ही ज़्यादा important है. तो इसका सबसे पहला स्टेप है coitus. Coitus एक्चुअली है क्या कि सीमेन को एक्सटर्नल वर्ल्ड में लेकर के आने के लिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में लेकर के आने की प्रोसेस है. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दिस, इन दिस इज पेनिस during sexual intercourse. What happens, penis gets erected and this penis is entered into the vaginal tract या vagina में enter करता है and this process is known as coitus. अब इसमें होता क्या है, see the parasympathetic nerves, जो nerves penis में present है, the parasympathetic nerve जो penis के अंदर present है, this nerves causes vasodilation. अब vasodilation क्या होता है, vaso means blood vessels की हम बात कर रहे हैं. तो ये जो blood vessels पहले इस तरह से थी, अब क्या होगी, डायलेट यानी उसका डायमीटर इंक्रीज हो गया. जब डायमीटर इंक्रीज हो गया तो ब्लड फ्लो तो इंक्रीज हो जाएगा ना, ब्लड फ्लो भी तो सप्लाई भी तो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. एंड देन व्हेन ब्लड सप्लाई इज इंक्रीज द पेनिस गेट्स इरेक्टेड. तो पेनिस इरेक्टेड हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं इरेक्शन. Okay, there was one more term which is known as orgasm. Orgasm is actually the climax point of the sexual intercourse. During the sexual intercourse, when male and female get excited to such a point that excitement is at the top level, means वो एकदम highest point पे होता है, and that is actually called as the climax act of the sexual intercourse. तो उसी process को हम या उसी को हम term दे देते हैं orgasm. ओके तो आई होप सबसे पहला पॉइंट इरेक्टेशन या क्वाइटस हमें क्लियर हो चुका है. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो व्हेन पेनिस इज इरेक्टेड नाउ इट कैन इजीली एंटर इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल. वो आराम से एंटर कर सकता है. सी वंस इट एंटर्स and once this orgasm take place, after that what happens, the semen is released into the vagina में semen release हो जाता है and sperm starts moving. अगर हम sperm की बात करें वो किस स्पीड से मूव करता है, तो स्पीड इज एक्चुअली 100 माइक्रोमीटर पर सेकेंड. तो इस स्पीड से sperm मूव करना स्टार्ट कर देता है. ओके अब ये जो स्पर्म है ये कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो कि बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है. एक्चुअली स्पर्म की जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो होती है 48 to 72 आवर्स. इतने टाइम तक वो सर्वाइव कर पाएगा. इसके टाइम के बाद स्पर्म्स विल बी लॉस्ट. तो मतलब उसकी लाइफ पीरियड ही 72 आवर्स मैक्सिमम तक मान लेते हैं. तो इसीलिए बोला जाता है कि 14th डे के ±2 डेज ही परफेक्ट टाइम होता है फर्टिलिटी का, क्योंकि भाई उसी टाइम तक स्पर्म भी सर्वाइव कर पाएगा और उसी टाइम तक एग भी सर्वाइव कर पाएगा. ओके तो ये हमें पैसेज क्लियर है. अब हम बात करते हैं ओवम और स्पर्मेटोजोआ का. मीन्स अगर क्या हुआ भाई, सपोज आई एम मेकिंग वन डायग्राम कि ये मैंने बोल दिया, अगर सपोज दिस इज द वेजाइनल ट्रैक्ट एंड sperm is entered inside this, sperm enter कर गया and eggs are released. egg तो release हो गया, eggs will come here. अभी जो egg है इसके साथ में follicle cells, granulosa cells भी हैं बहुत सारे, glomerulus cells हैं बहुत सारे. now what happens, फर्स्ट थिंग when the sperm enters into the uterus, जो यूट्रस में एंटर करता है तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. दैट चेंजेस is called as sperm capacitation. sperm capacitation यानी जब तक वो यूट्रस के अंदर नहीं आया तब तक उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है कह सकते हैं उसमें वो चेंजेस नहीं होते हैं. बट वंस इट इज एंटर्ड इनसाइड द यूट्रस देयर आर सर्टेन चेंजेस. वो भी हम एक एक करके देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस होते हैं. तो मतलब यूट्रस में एंटर करते ही उसके अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं. वो चेंजेस होते क्यों हैं, चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि भाई स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करना है, उसके पास एक टास्क है फर्टिलाइजेशन करने का. तो उसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ
इसमें चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो जो यूट्रस का फैलोपियन ट्यूब का कैल्शियम आयन जो है वो स्पर्म को मिल जाता है। अब नाउ वंस दिस स्पर्म गेट दिस कैल्शियम आयन, नाउ व्हाट हैपेंस, फ्लैजुलर मूवमेंट इज इंक्रीज्ड। फ्लैजुलर मूवमेंट जो होता है स्पर्म का वो बढ़ जाता है। हम देखें कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, तो ये फ्लैजुलर मूवमेंट जो है वो इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म की स्पीड भी थोड़ी बढ़ जाती है। एक तो ये हुआ। दूसरा चीज, जो स्पर्म के हेड पे हमने देखा था कि इसको हम एक्रोसोम बोलते थे। एक्रोसोम ये कि ये मेम्ब्रेन थी जिस कैप लगा हुआ था, तो ये जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन है वो भी लॉस्ट हो जाती है। वो क्यों लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि एक्रोसोम में क्या, कौन सा एंजाइम पे प्रेजेंट था, हायालुरोनिडेज। ये हायालुरोनिडेज एंजाइम को रिलीज करने के लिए जो कैपिंग है इसकी, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखा, जो उसको बचा के रखा, उसको लॉस्ट कर देता है, ये खत्म हो जाता है। अब ये लॉस्ट करने की वजह से क्या हुआ, ये एंजाइम रिलीज हो गया। अब इस एंजाइम का क्या फंक्शन है कि जो एग के आसपास जितने भी ग्रैनुलोसा सेल्स है, जो एग की मेम्ब्रेन है, ज़ोना पेलोसिडा जो लेयर है, उसको डिसॉल्व कर देना। ठीक है, उसको डिसॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो एक टाइप का क्या है, बॉडीगार्ड ही है, ओवम के लिए बॉडीगार्ड है। और अगर वो बॉडीगार्ड रहेगा तो भाई स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर नहीं पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उस बाउंड्री को, उस बॉडीगार्ड को लॉस्ट किया जाए। तो उसके लिए ये हायालुरोनिडेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, जैसे ही ये इसको सपोज दिस इज वन ओवम एंड दिस इज वन एग, ये दोनों एक दूसरे को फ्यूज करने आते हैं, बट उससे पहले एक और चीज होती है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट, कि भाई जो एग है वो स्पर्म के कंपैटिबल है भी कि नहीं। देखो जब शादियां होती हैं तो उस चीज में क्या होता है भाई, दूल्हा दुल्हन को पास में लेकर के आते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद लोग चेक करते हैं, बात करते, चेक करते हैं कि भाई हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं कि नहीं। सिमिलरली यही चीज इसमें भी होती है, ओवम और स्पर्म की कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। कंपैटिबिलिटी चेक कैसे होती है, दिस ओवम, ये जो ओवम है ना, ये फर्टिलाइजिन एक कंपाउंड रिलीज करता है जो कि एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है, या कह सकते हैं एकदम एंटागोनिस्टिक नेचर है इसका। किस चीज से, स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिन कंपाउंड के, यानी ओवम जो है फर्टिलाइजिन सिक्रीट करने लगता है और स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिन। तो अगर ये फर्टिलाइजिन और ये एंटी फर्टिलाइजिन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, यानी ये फर्टिलाइजिन इस एंटी फर्टिलाइजिन को खत्म कर देता है, तभी दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। सपोज कि फर्टिलाइजिन तो भाई बन रहा है, लेकिन ये फर्टिलाइजिन इस एंटी फर्टिलाइजिन को बीट नहीं कर पा रहा, उसको खत्म नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा, तब उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो गई, सपोज कि भाई फर्टिलाइजिन ने एंटी फर्टिलाइजिन को खत्म कर दिया, आप दोनों के पास कुछ नहीं बचा है जो उनको रोक सके भाई फ्यूज होने से। तो अब ओवम जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज होगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज होगी, और वो क्या चीज है, वो चीज है कॉर्टिकल रिएक्शंस। कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होता है, ये देखो, ये एग है भाई, इसके सराउंडिंग में मैंने बताया एक लेयर होती है सेल्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ ज़ोना पेलोसिडा। ये ज़ोना पेलोसिडा की लेयर है, ठीक है। हायालुरोनिडेज जो एंजाइम है सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा। इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के रिएक्शंस को ही हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन या ज़ोना रिएक्शंस। अगर ये डिसॉल्व हो पाएगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, इस रिएक्शन को नहीं बोलते, अभी मैं नेक्स्ट बता रही हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा कि ये जो स्पर्म है आकर के ना इस एग को फर्टिलाइज कर लेगा। सबसे पहला जो स्पर्म आकर के फर्टिलाइज कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। कॉर्टिकल रिएक्शंस किस चीज़ में होती है, एग में। एग में क्या होगा, जैसे ही एक ने फर्टिलाइज किया भाई, एक टाइप का रिएक्शन डेवलप हो गया, इसकी इस तरीके से मेम्ब्रेन बन गई कि कोई दूसरा आकर के इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? इसे एक कॉमनली लाइफ की एग्जांपल की तरह समझो कि भाई एक दूल्हा है, एक दुल्हन है, दोनों की शादी हो गई। अब क्या उस लड़की के आसपास कोई और भटक पाएगा? नहीं भटक पाएगा। तो सिमिलरली यही चीज़ है भाई कि अब क्या हुआ, एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लिया, तो इस एग ने, उस लड़की ने अपने नेचर को, अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री डेवलप कर ली कि किसी दूसरे स्पर्म को अपने पास नहीं आने देगी।
बात समझ में आ रही है? तो यही चेंजेस, उसने क्या चेंजेस किया, क्या रिएक्शन किया, क्या चेंजेस आए उसकी बॉडी में, उसी को हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन या जोनल रिएक्शंस। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक कि क्लियर होगा। यहाँ तक कोई डाउट होगा तुम लोग को तो मुझे बताना, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं क्या होगा। तो टिल देन अगर कोई भी डाउट है तो डू आस्क मी। थैंक यू।